Today we are going to start chapter 6 of history for class 12th and chapter name is the three order यानी कि तीन वर्ग। तो बेसिकली जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो है हमारा 9वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में किस तरह से यूरोप के अंदर अलग अलग वर्ग डिवाइड थे, उसके बारे में हमें ये चैप्टर समझना है, जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो बेसिकली 9वीं सेंचुरी से 16वीं सेंचुरी के बीच में जो यूरोप का समाज था या सोसाइटी थी वो तीन पार्ट्स में डिवाइड थी। ठीक है, सबसे ऊपर फर्स्ट स्टेज जो था उसमें क्लर्जी आते थे, यानी कि पादरी लोग आते थे जो बेसिकली धर्म शिक्षा या धर्म से रिलेटेड शिक्षाएं जो लोगों को देते थे। सेकंड स्टेट में नोबल्स थे यानी कि अमीर लोग थे, और थर्ड स्टेट में कॉमन पर्सन यानी कि आम व्यक्ति आते थे। बेसिकली ये आपने सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर भी पढ़ा होगा, क्योंकि फ्रांस ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे पहले सोसाइटी को इन तीन ऑर्डर्स में बटा हुआ पाया गया। तो नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज यानी कि स्रोत, कहाँ से हमें चैप्टर के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि किन तरीक़ों से हमने इस चैप्टर को बनाने में जानकारी जुटाई, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले है इसमें डॉक्यूमेंट्स, देन सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स यानी कि अर्ध ऐतिहासिक काम, और देन मटेरियल रिमेन्स यानी कि सामग्री अवशेष जो बचे वो सभी के सभी। तो दस्तावेज में हम लोग पढ़ते हैं लैंड ओनरशिप डिटेल्स को, यानी कि भू स्वामित्व विवरण को इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि बर्थ मैरिज एंड डेथ रिकॉर्ड्स यानी कि जन्म विवाह और मृत्यु के दस्तावेजों से भी हमें उस समय की सामाजिक वर्गों के बारे में पता चलता है। सॉन्ग्स एंड स्टोरीज, उस समय पर जो गाने प्रचलित थे, उस समय पर जो कहानियाँ प्रचलित थी, उसमें भी उस समय के सामाजिक स्तर के बारे में बताया गया था कि किस तरह से वर्ग जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे। इंस्क्रिप्शन इन चर्चेस, चर्चों के शिलालेख यानी कि चर्च में किसी ने कोई भी वर्क करवाया है, किसी शासक ने या किसी गवर्नमेंट ने चर्च को बनाया है, तो बड़े बड़े शिलालेख उसमें लगवाए जाते थे, जिसमें उस राजा की कीर्तियों का बखान किया जाता था या सरकार ने किस तरह से क्रिश्चियनिटी को फैलाने का काम किया, ये सब बताए जाते थे। तो इन शिलालेखों में भी कहीं ना कहीं सामाजिक वर्ग का के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा या बताया हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मार्क ब्लॉक के बारे में। इनका टाइम पीरियड है 1886 टू 1944, 1886 से लेकर के 1944 तक के टाइम पीरियड में मार्क ब्लॉक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ही गेव द थ्योरी ऑफ फ्यूडल सिस्टम, इन्होंने सामंतवादी प्रणाली का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार जो सोसाइटी थी वो चार पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड की। फर्स्ट इसकी यानी कि राजा के बाद नोबल्स यानी कि उसके अमीर परिवार, देन नाइट्स यानी कि योद्धा, देन पीजेंट्स यानी कि किसान। तो इस तरह से समाज जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू मार्क ब्लॉक। मार्क ब्लॉक ने जो सोसाइटी थी, जो यूरोपियन सोसाइटी थी यानी कि जो यूरोपियन समाज था, उसको चार पार्ट में डिवाइड किया। अब ये जो मैंने पिरामिड के रूप में बना करके दिखाया है, दैट पिरामिड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ पावर, तो ये शक्ति के अनुसार काम करते हैं, यानी कि सबसे ऊपर जो दिखाया गया है मोस्ट पावरफुल पर्सन राजा, फिर उसके बाद अमीर, फिर उसके बाद योद्धा, और सबसे एंड में पीजेंट। देन फ्यूडल सोसाइटी। अब हम पढ़ेंगे सामंती समाज के बारे में या सामंतवादी समाज के बारे में। Feudalism was a system that was centered around the principle of land related matters. तो सामंतवादी या सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली थी जो भूमि संबंधी मामलों के सिद्धांतों से जुड़ी हुई थी, यानी कि फ्यूडल सिस्टम में हम बेसिकली ज़मीन से संबंधी मामलों को ही पढ़ेंगे,
ज़मीन किसके पास होती है, कौन ज़मीन की देखरेख करता है, वो अपनी ज़मीन आगे काम करने के लिए किसको देता है, ये सभी संबंध हम फ्यूडल सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। Historians use the term feudalism to describe the economic, legal, political and social relationships that existed in Europe in the medieval era. इतिहासकारों ने सामंती शब्द का उपयोग मध्ययुगीन यूरोप में मौजूद आर्थिक, कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया। फ्यूडलिज्म बिकम एन एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द एरा ऑफ फ्रेंच किंग। फ्रांसीसी राजा के युग के दौरान सामंतवादी जीवन जो है वो स्थापित किया गया था। शारमेन Emperor of Roman started feudalism since 25 दिसंबर 800। तो शार्लेम नाम के एक एम्परर थे जो कि रोमन एम्परर माने जाते हैं। उन शारमेन ने फ्यूडलिज्म को 25 दिसंबर 800 ईसा पूर्व स्टार्ट किया था, 800 ईस्वी में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अ जर्मन tribe named Franks gave their name to Gaul and it later came to be known as France। एक जर्मनिक ट्राइब था, जर्मन से बिलोंग करने वाला, यानी कि जहाँ पर आज का वर्तमान का जर्मनी है वहाँ से ये ट्राइब यानी कि जनजाति बिलोंग करती थी और इस जनजाति का नाम था फ्रैंक्स। अब देखिए नाम क्या था, फ्रैंक्स, जिससे कि फ्रांस निकल के आएगा, बट ये कहाँ से बिलोंग करते थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे। यानी कि जर्मनी इलाके का जो वर्तमान में अभी जर्मनी है उस इलाके का एक ट्राइब था, एक जनजाति थी जिसको फ्रैंक कहा जाता था। वो क्या करते हैं, वो गोल नाम का एक एरिया होता है, उस एरिया में जाकर, जो कि बेसिकली फ्रांस का एक एरिया था, उस एरिया को अपना नाम दे देते हैं। ठीक है, गोल एरिया कहा जाता था उसे, क्योंकि तब तक जर्मनी के लोग वहाँ पर नहीं गया था, जर्मनिक ट्राइब वहाँ पर नहीं गया था। और जैसे ही उस गोल एरिया को जर्मन ट्राइब ने जीता तो उस गोल एरिया का नाम चेंज करके उन्होंने फ्रैंक नाम दिया और फ्रैंक को ही वर्तमान में फ्रांस नाम से जाना जाने लगा। तो ये है फ्रांस नामकरण की पूरी कहानी कि किस तरह से फ्रांस जो नाम है वो मिला। एक्चुअली में वो पहले जो एरिया था वो गोल था, उस गोल एरिया को एक जर्मन ट्राइब जीतता है, युद्ध करके वहाँ पर जीत अपनी हासिल करता है और फिर उसका नाम जो है फ्रैंक रखा जाता है और फ्रैंक से ही बाद में नाम जो है चेंज हो के उसका नाम जो है फ्रांस रखा जाता है। तो फ्रैंक नामक एक जर्मन जनजाति ने गोल नाम के क्षेत्र को यह नाम दिया था और इसे बाद में फ्रांस नाम से जाना जाने लगा। फ्यूडलिज्म डेवलप इन इंग्लैंड फ्रॉम द 11th सेंचुरी। अब 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड में भी सामंतवाद जो है विकसित होने लगा था। ठीक है, तो सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में अलग टाइम पीरियड में हुआ। सबसे पहले फ्रांस में कहा जाता है इसे कि सबसे पहले फ्रांस में फ्यूडलिज्म स्थापित हुआ, उसके बाद इंग्लैंड में सामंतवाद विकसित हुआ और ये लगभग 11वीं शताब्दी के पास हुआ। अब बेसिकली हम लोग फर्स्ट स्टेट के बारे में देखेंगे, क्योंकि देखा था हमने कि सोसाइटी जो है वो 3 स्टेट में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट के अंदर जो लोग शामिल थे वो क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करने वाले लोग थे, यानी कि पादरी और बिशप लोगों को हम उसमें इंक्लूड करेंगे। द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशप एंड क्लर्जी। तो क्रिश्चियन जो थे यूरोप के अंदर, उन्हें बिशप या फिर क्लर्जी लोग जो है वो क्या करते थे, गाइड करते थे। धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, दीक्षाएं वगैरह दी जाती थी, शिक्षाएं दी जाती थी, वो सभी इन्हीं के द्वारा दी जाती थी। जैसे हिंदू धर्म में हमें दीक्षा लेनी हो, शिक्षा लेनी हो, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा रहा है हिंदू सोसाइटी के अंदर। ठीक उसी तरह क्रिश्चियन सोसाइटी के अंदर, बेसिकली यूरोप के अंदर, बिशप और क्लर्जी जो हैं वो सभी धार्मिक दीक्षा और शिक्षा का काम करते थे। पीपल गैदर्ड ऑन संडे प्रेयर
and listen to the sermon of the priest। अच्छा, संडे की छुट्टी का भी अगर हम लोग कहें कि संडे को हॉलीडे जो घोषित किया गया था वो बेसिकली इसीलिए किया गया था क्योंकि जो छोटे तबके के लोग होते थे, जो थर्ड स्टेट के लोग होते थे, उनका पूरा हफ्ता जो है वो काम में चला जाता था। उनके पास भगवान का नाम लेने का भी समय नहीं होता था। तो बेसिकली संडे की छुट्टी इसलिए अलाउ की गई ताकि संडे को वो चर्चिज़ में आकर के अपनी पूजा वगैरह संपन्न कर सके। तो संडे की छुट्टी उन वर्कर्स को दी जाती थी, खेत में काम नहीं होता था उस दिन, और वो लोग संडे प्रेयर में चर्च में जाकर के इकट्ठे होते थे। वहाँ पर जो पादरी होते हैं उनके प्रवचन को वो लोग वहाँ पर सुनते थे। मैन हु बिकेम प्रीस्ट कुड नॉट मैरी। अब जो ये पादरी लोग थे ना, इनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बन जाएगा पादरी, सबके लिए कुछ नियम होना ज़रूरी होते हैं। तो इनके लिए भी कुछ नियम रखे गए थे। मैन हु बिकम प्रीस्ट कुड नॉट मैरी। तो जो आदमी पुरोहित या पादरी बनता था वो पुरुष विवाह नहीं कर सकता था। सर्व द फिजिकली चैलेंज एंड वुमेन कुड नॉट बिकम ए प्रीस्ट। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो अगर कोई है और महिलाएं, ये भी प्रीस्ट नहीं बन सकती थी। इनको भी समाज में या फिर अगर हम कहें धर्म के अंदर इन लोगों को पुजारी बनने की या प्रीस्ट बनने की अनुमति नहीं थी। बिशप वर नोबल इन रिलीजियस फील्ड। धार्मिक क्षेत्र में अगर अमीरों की बात करें तो वो लोग बिशप ही होते थे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेट के बारे में जान चुके हैं। अभी चैप्टर में हमें सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट को करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसे करेंगे। यहाँ तक आपको आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, अच्छे मैनर्स में उन्हें बनाना है। थैंक यू सो मच।